जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली दफ़ा जब जब हम आपके रूबरू हुए थे तो हमने इंग्लिश 202 के एक क्वेश्चन पेपर को हमने सॉल्व करना शुरू किया था, जिसको हमने कुछ हद तक किया था, लेकिन अभी उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। तो आज उसी को मुकम्मल करना चाहेंगे। आज आपसे भी पूछेंगे साथ साथ कि अगर इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, या आपका जवाब क्या रहेगा इस तरह की सूरत में, ताकि अंदाज़ा हो। बुनियादी तौर पर जैसा कि आप हज़रात वाकिफ़ हैं और उस दिन भी समझाया गया था, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। उसमें आपका पहला सेक्शन आता है कॉम्प्रिहेंशन का, जिसको कि रीडिंग भी बोलते हैं। आपको उसमें कोई इबारत दी गई होगी, आपको उसको पढ़ना होगा और पढ़कर उसी के अंदर से ही आपको जवाब सवालात के जवाब देने होंगे। ठीक है जी। एक सेक्शन होता है इसमें आपका ग्रामर का, एक सेक्शन होता है इसमें आपका राइटिंग का। ठीक है जी। फिर ये जो है दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी वही सब चीज़ें होती हैं और पार्ट बी में भी वही सब चीज़ें होती हैं। तो हम ये क्वेश्चन आंसर 5 तक पहुंच गए थे, इसको आगे देखते हैं। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। Questions given below are based on the given text. नीचे दिए गए सवालात, जैसे एक सवाल ये है, एक ये है, और भी नीचे होंगे। ये सवालात इस इबारत पर मबनी हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटी सी इबारत दी गई है, इस पर मबनी है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली। अब आप इस मतन को, इस इबारत को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और उसकी बुनियाद पर नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ, इबारत में क्या लिखा हुआ है? यू आर अक्षिता और आकाश। आप अक्षिता हैं या आकाश हैं? यानी मान लीजिए कि आप अक्षिता हैं या आकाश हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप आकाश मान के चलिए, अगर आप लड़की हैं तो आप अक्षिता मान के चलिए। जहाँ भी इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर यह मतलब होता है इसका। अगर आप लड़के हैं तो आकाश, एक मर्द का नाम होगा, एक औरत का नाम होगा, एक मेल नेम होगा और एक फीमेल। You want to write an article about the increasing use of cell phones by people. You want to write an article, आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं about the increasing use of cell phones, सेल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बारे में, by people, लोगों के ज़रिए। You write about the risks they are facing, और आप लिखें उन ख़तरात के बारे में जो जिनका वो सामना कर रहे हैं, जो कि मुमकिना हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं, यानी सेहत के लिए ख़तरा और डेंजर साबित हो सकते हैं। द थ्रेट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स और ब्रेन कैंसर के ख़तरात के बारे में आप लिखिए। एक्सीडेंट्स दैट अकर ऑन द रोड्स ड्यू टू सेल फोन्स, और सेल फोन की इस्तेमाल की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में आप, उसके ख़तरात के बारे में आप लिखें। तो चंद हिंट दिए गए हैं इसमें आपको। क्या क्या हिंट दिए गए हैं आपको? कि सेल फ़ोन के इस्तेमाल से, एक तो सेल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं लोग, और इसकी वजह से मुमकिना सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल लोगों को सामने आ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर के वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं, और सेल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से सड़क हादसात भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इबारत आपने पढ़ ली। अब देखिएगा, आप यहाँ पर कुछ सवाल दे रहे हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द आर्टिकल। अगर आपको ये आर्टिकल लिखना हो तो इस आर्टिकल के लिए मुनासिब टाइटल आप क्या लगाएंगे? अब चंद ऑप्शन दिए गए हैं ABCD करके, इसमें से कोई एक जो मुनासिब लगे आपको, वो आपको ऊपर वाले मतन को सामने रखते हुए एक टाइटल आपको चूज करना है। A, सेल फोन्स आर अ डेंजर।
बी सेल फोन्स कॉज पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स, सी एक्सीडेंट्स आर कॉज ड्यू टू सेल फोन्स, डी सेल फोन्स शुड नॉट बी यूज्ड। तो ये कई सारे जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर ये ऑप्शन बी सही है तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से आंसर शीट पे? हाँ, सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के ये नंबरात दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके के अगर नंबरात दिए गए हैं तो आप ये नंबरात लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये मेरी आंसर शीट है, मैं इस पर जवाब लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, ठीक है, 6 लिख दिया मैंने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का मैं जवाब दे रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ये जुज़ी नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की जुज़ी नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा ऐसे, ठीक है जी। अब उसके बाद मान लीजिए मेरा सही जवाब क्या है? बी, तो मैं अब आगे लिखूंगा यहां पर क्या? ए का सही जवाब है बी। और फिर उसके बाद ये चीज अगर लिखना चाहें, सेल फोन्स कॉज पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स, आप यहां पर वो लिख सकते हैं फिर जी। आंसर 6 ये हमने लिखा, आंसर 6। और फिर उसके बाद हमने नंबर 1 था उसकी जुज़ी नंबर 1 वो लिखा। फिर उसके बाद हमने जो जवाब हमें अच्छा लग रहा है, ए अच्छा लग रहा है, बी अच्छा लग रहा है, सी अच्छा लग रहा है, या डी अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप वहां पर लिखेंगे, ठीक है जी। जैसे ये हो गया। और यहां पर देखें अगर आप गौर से, तो और भी दिया हुआ है। और का क्या मतलब होता है? या। तो चाहे तो आप ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया गया है आपको। मान लीजिए आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है? टू हुम शुड दिस आर्टिकल बी एड्रेस, ये आर्टिकल किसको मुखातब होना चाहिए। यानी अगर आपको ये आर्टिकल लिखना है सेल फोन के खतरात के बारे में, तो ये आप किसको खिताब करके, जैसे हम लिखते हैं ना, मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया व फ़ुयूज़ुहुमुल गालिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप लंबा सा खिताब लिखते हैं मोहतमिम साहब के नाम, इसको क्या बोलते हैं? खिताब करना। मतलब लेटर में ये क्या होता है? आपका मुखातब होता है। तो अगर आपको इस तरीके का मजमून लिखना हो जिसमें आप सेहत से मुताल्लिक, मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से सेहत से मुताल्लिक मसाइल को आप जिक्र करना चाह रहे हैं, तो आप किसके नाम वो लिखेंगे? हुकूमत के नाम, ए द गवर्नमेंट, हुकूमत के नाम, बी नो वन इन स्पेशल, कोई मखसूस नहीं, सी पेरेंट्स, डी द पब्लिक। किसके नाम आप लिखना चाहेंगे? द पब्लिक, ये आपको ज्यादा मुनासिब लग रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, सेलफोन का इस्तेमाल जो है ये आवाम ज्यादा कर रही है, आवाम को इसके खतरात का सामना है। तो आप डी द पब्लिक, ये आपको अच्छा लग रहा है, आप इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा? फिर से आपने आंसर 6, ये आपकी क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 6 है, तो आपने यहाँ पर आंसर 6 लिख दिया। और इसकी जुजी नंबर 2 है ये देखिए, ये 6 है। 6 में कई सारे हैं ना, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो आप जवाब किसका दे रहे हैं? 2 का, तो आप ये 2 लिखेंगे वहां पर। ये बात हमने उस वक्त भी समझाई थी। अब 2 में कौन सा सही लग रहा है? हमें डी सही लग रहा है, ये वाला डी सही लग रहा है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। आंसर 6 ये आपका हो गया, इससे ये पता लग गया इस वाला। अब जुजी हो गई नंबर 2 और इसमें आंसर हो गया आपका ये वाला, द पब्लिक, ठीक है जी। चलिए आगे। हाँ, अब आप जब अपनी आंसर शीट में लिखेंगे तो ये और ये, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है क्योंकि बीच में और दिया हुआ है। चलिए आगे नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट डज ए बाई लाइन मीन इन एन आर्टिकल?
बाई लाइन का आर्टिकल की जबान में, आर्टिकल के मफहूम में बाई लाइन का क्या मतलब होता है? ठीक है जी, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्या क्या है ऑप्शन? अ यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक क्या कहते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन का हिस्सा जिसका कोई फायदा हो। बी, अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सी, द नेम ऑफ द राइटर। डी, द सब्जेक्ट और टाइटल। ठीक है जी, तो अब इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है बताइए। बाई लाइन हो गई, बाई लाइन ये कह लीजिए जिमनी लाइन। ठीक है, दरअसल बाई लाइन का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ठीक है, राइटर के नेम को बताने के लिए। तो ये हमारा सही जवाब है, नंबर 3 का सी ऑप्शन जो है वो सही है, द नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, आर्टिकल की जबान में बाई लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम किसको बताने के लिए? राइटर के नाम को बताने के लिए। ये आपको याद रहेगा तो आप उसमें लिख सकते हैं। नंबर 4, what points should you keep in mind while coining a title for an article? आर्टिकल के लिए अपने टाइटल को घड़ते वक्त, कॉइन का लफ्जी तर्जुमा होता है घड़ना, यानी अगर आप इख्तिरा कर रहे हैं और टाइटल का नाम दे रहे हैं तो नाम देते वक्त किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, किन पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना चाहिए? ए, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर इन अ फ्यू वर्ड्स। बी, इट शुड बी आई कैचिंग। सी, इट शुड बी शॉर्ट एंड रेलेवेंट। या ऑल द अबव। आप इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका आप ख्याल रखेंगे जब भी आप अपने आर्टिकल का टाइटल देंगे? बताइए आप, क्या जवाब सही रहेगा? इन तमाम का। यहां पर ऑप्शन दिया गया है क्या? ऑल द अबव, तमाम, ऊपर वाली तमाम। ऑल द अबव का मतलब हो गया मज़कूरा बाला सभी पॉइंट्स का। सभी पॉइंट क्या है? यानी आपके आर्टिकल के टाइटल से यह भी झलकना चाहिए कि ये आर्टिकल है किस चीज के बारे में। आई कैचिंग, यानी ऐसा होना चाहिए जो जाज़िबे नजर हो। ठीक है जी, और साथ साथ मुख्तसर भी होना चाहिए और बरमहल भी होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। तो ये तमाम खुसूसियात उसके अंदर होनी चाहिए। जब आप जवाब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, आंसर 6 जैसे कि आपने लिखा हुआ है, जुजी नंबर 4 है आपकी, और आपका जवाब ऑल द अबव। ठीक है जी, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। व्हाट डेटा वुड यू प्रोवाइड इन दिस आर्टिकल? मान लीजिए इस तरीके का कोई आर्टिकल लिख रहे हैं आप, तो उसके अंदर क्या तफसीलात आप देंगे? ए, इंक्रीजिंग यूज ऑफ सेल फोन्स इन द लास्ट 20 years. बी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ्स बाय एक्सीडेंट्स ड्यू टू the usage of cell phones in the last 10 years. C, increasing number of health hazards due to cell phones in the last 5 years. D, all the above. डेटा का मतलब होता है तफसीलात, रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो आप जब इस तरीके का कोई आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें क्या डेटा देंगे? ठीक है जी, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मुनासिब लग रहा है? सी, यानी कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स ड्यू टू सेल फोन्स इन द लास्ट 5 years। सही बात तो यह है कि ये भी इसके अंदर इस चीज का भी डेटा देंगे कि पिछले 20 सालों में कितनी अमवात हुई हैं, कितने इस्तेमाल जो है बढ़ गया है, ये बात भी बताएंगे। बढ़ती हुई अमवात के बारे में भी बताएंगे और बढ़ते हुए खतरात के बारे में भी बताएंगे। सेहत से मुताल्लिक खतरात, हेल्थ हैजर्ड्स, सेहत से मुताल्लिक खतरात, ऐसे खतरात जो आपकी सेहत को क्या हो जाएं, लाहिक हो जाएं आप किसी चीज के इस्तेमाल के। तो ये तमाम ऑल द अबव, ये तमाम सही जवाब क्या है? ऑल द अबव, यानी ऊपर की दी गई तमाम तफसीरात के ही आप जो है अपने इस तरीके के आर्टिकल में बयान करेंगे। देखिए इस वाले सब्जेक्ट में, इस वाले क्वेश्चन में आपको तमाम बातें बताई गई हैं। सेल फोन के इस्तेमाल बढ़ गया है, उसकी वजह से मुमकिन सेहत से मुताल्लिक खतरात हो सकते हैं, ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर के खतरात हो सकते हैं,
ठीक है जी। और फिर उससे मुतालिक चंद सवालात भी पूछे गए, लेकिन आपसे आर्टिकल लिखने को नहीं कहा गया है। आपसे इसके अंदर आर्टिकल लिखने को नहीं कहा गया है, बस आपको शॉर्ट आंसर देने हैं, और वो आंसर भी आपको यहां पर दिए गए हैं, उसी में से कोई एक सही आंसर है। ठीक है जी। तो ये आपके शॉर्ट आंसर में आता है। यही अगर लॉन्ग आंसर में होता तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे ये कहा जाता है कि आप खुद एक आर्टिकल लिखिए। ये टॉपिक हमने आपको दे दिया है, ये हिंट आपको दे दिए हैं, अब आप खुद आर्टिकल लिखिए। ठीक है जी। वो भी आएगा, वो राइटिंग वाले सेक्शन में आएगा। आपका ये सेक्शन सी ग्रामर, ऊपर वाला सेक्शन बी जो है आपका, ये पूरा हो गया है। यहाँ से सेक्शन सी ग्रामर है, ये छोटा सा सेक्शन होता है, लेकिन आप इसके अंदर आसानी से नंबरात जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे नंबरात। इसमें जो है सब कुछ मौजूद होता है, बस आपको अगर ग्रामर आपने पढ़ी हो हमारे 5 से 6 वाली क्लास में, तो क्या कहते हैं, आप ग्रामर जो है इसके अंदर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर वही टेंसेस होते हैं, सही हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगी, वर्ब की सही फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, खाली जगह को पुर करें। फिल इन द ब्लैंक्स का क्या मतलब होता है, खाली जगहों को पुर करें। पुर जगह को खाली करें नहीं, खाली जगह को पुर करें। कोई बोल रहा पुर जगह को खाली कर दें। अच्छा जी। ए, अब इसके अंदर ABCD करके ऐसे करके सवाल आएंगे, खैर हम देखते हैं। सलीम अली या सालिम अली was a great ornithologist. As a child, he blank of a sparrow. He blank space खाली जगह. He decided, number 3 blank, to the preservation of birds. अब 1 में क्या आएगा यहां पर, उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी। इसमें से कौन सा सही है आपको वो लिखना है। ठीक है, मान लीजिए। हाँ, और एक बार और, जब भी सेक्शन आपका कंप्लीट होगा, दूसरा सेक्शन शुरू होगा, तो इस तरीके से जली हरूफ में उसको हाईलाइट करके इस तरीके से आप जिक्र कर दें कि नया सेक्शन आपका शुरू हो रहा है। इससे, और हर सेक्शन को आप नए पेज से शुरू कर सकते हैं, इससे चेक करने वाले को आसानी रहती है। अब आंसर 7 है आपका ए, और ए का सही जवाब है 1 सो द डेथ, यानी मौत को देखा। तो आप इसमें से यहां पर एज अ चाइल्ड ही सो द डेथ ऑफ अ स्पैरो, बी है ये, माफ कीजिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर बी ही है। तो ये वाला जवाब जो है हमारा वो सही है, तो आप इसको लिखेंगे। आप यहां पर लिख देंगे आंसर 7। इससे इस बात का पता चल गया कौन सी जुज़ी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ए को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ए का सही जवाब क्या है, बी। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 का है। नंबर 2 ये है, सलीम अली एक बड़ा ऑर्निथोलॉजिस्ट था। बचपन में उन्होंने एक चिड़िया की मौत को देखा। ही, अब खाली जगह है, और ऑप्शन ये है, इज शॉक्ड, इज बीइंग शॉक्ड, वॉज बीइंग शॉक्ड, वॉज शॉक्ड। अब इसमें सही टेंस क्या होगा बताइए, कोई बताएंगे? बी, अच्छा डी सही है, ही वॉज शॉक्ड, ये सही है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, ये पास्ट की बात है, और ये पास्ट में ये बनेगा हमारा वॉज शॉक्ड। वॉज बीइंग शॉक्ड ये दरअसल कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। कंटिन्यूस टेंस ऐसे टेंस को बोलते हैं जो कंटिन्यू हो अभी, हालांकि ये बात कंटिन्यू नहीं है, ये गुजर चुकी है। तो ही वॉज शॉक्ड वो सही टेंस है। जब आप पढ़ेंगे किसी बात को तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब आप लिख देंगे इसको किस तरीके से, आपने लिखा नंबर 2 और आपने लिख दिया डी, वॉज शॉक्ड। ठीक है मोहतरम खवातीनो हजरात, समझ रहे ना आप किस तरीके से लिखना है? आप शॉक हो गए, मैंने पूछ लिया तो, यू ऑल आर शॉक्ड, ओ माई गॉड यू आर शॉक्ड।
चलिए, हाँ, नंबर थ्री में देखें क्या है। ही डिसाइडेड, खाली जगह है, टू द प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं की हिफाजत, चिड़ियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चिड़ियाओं के बचाव के लिए उन्होंने फैसला किया। अब ये बीच में जगह खाली है कि किस चीज़ का फैसला किया। तो अब नंबर थ्री में देखिए, टू डिवोट हिज लाइफ, डिवोट का मतलब होता है वक्फ कर देना, अपनी जिंदगी वक्फ कर देने का फैसला किया, ये सही है, या टू डिवोशन हिज लाइफ, ये सही है, या टू डिवोटेड हिज लाइफ, या डिवोटेड हिज लाइफ, कौन सा वाला इसमें से सही है, बताएंगे कोई साहब? राइट, फर्स्ट वाला जो है ए, ये ठीक है। ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ करने का फैसला किया, किस चीज के लिए? चिड़ियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चिड़ियाओं के बचाव के लिए। ठीक है जी, तो अब आप इसको लिख देंगे यहां पर, नंबर थ्री, ए, टू डिवोट हिज लाइफ, ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ। समझ में आ रही है बात? करके आ जाएंगे ना सही सही पेपर, फेल नहीं होना चाहिए कोई भी। फेल तो नहीं होगा कोई इंशाअल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी, मेहनत करी है आप लोगों ने पूरे साल, हमें आप पर पूरा एतमाद है। चलिए आगे, अल्लाहु अकबर। अब देखें, इस क्वेश्चन के बाद और है, और का क्या मतलब होता है? जब भी और आएगा तो इसका मतलब होगा या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, एक ही करना है। ठीक है जी, तो अगर आपने ऊपर वाला कर दिया तो टेक्निकली अब नीचे वाले की करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ए कर दिया तो अब बी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन जो आपको ये शीट दी गई है इसमें सोल्व वाले में यहां पर ये हमने फिर भी कर दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको करना नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, ए या बी में से एक ही करना है। आगे नंबर 8, नंबर 8 में भी दो ऑप्शन है और के साथ। अब या तो ये वाला करेंगे आप ए, या ये वाला करेंगे बी, कोई एक करेंगे। इसमें भी वही है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट। इस नोट को मुकम्मल करने के लिए आप क्या कीजिए, खाली जगहों को पुर कीजिए। एज आई वॉज, फिर उसके बाद खाली जगह है, वेट एट द बस स्टॉप, आई सॉ अ बलून, फिर उसके बाद खाली जगह, कैरी द पेप्सी एडवर्टीजमेंट, नंबर 3 खाली जगह है, फ्लोट इन द एयर। तो अब सही टेंस का अगर वर्ब आपको दिया गया है, वर्ब आपको दिया गया है यानी फेल आपको दिया गया है, कौन सा सही जमाना बनेगा यहां पर फिट होगा, कौन सा सही टेंस यहां पर फिट होगा, बस आपको वो यहां पर इंसर्ट करना है। तो ये सारे ही जो हैं वो आपके पास कंटिन्यूअस टेंस के आएंगे। एज आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, आई सॉ अ बलून कैरिंग द पेप्सी एडवर्टीजमेंट फ्लोटिंग इन द एयर। ठीक है जी, तो आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नंबर 1 वेटिंग, नंबर 2 कैरिंग, नंबर 3 फ्लोटिंग। आपने आंसर 8 लिखा, ए लिखा, ए का जवाब दे रहे हैं, और ए लिखने के बाद नंबर 1 वेटिंग, नंबर 2 कैरिंग, नंबर 3 फ्लोटिंग। और अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखे यहां पर, सिर्फ इतना लिख दें, 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, इतना लिख दें और पूरा सेंटेंस नहीं लिखें तो चलेगा। और अगर आप इस तरह के उसमें जहां पर ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, पूरा सेंटेंस भी अगर लिख दें इस तरीके से जैसे नीचे लिखा हुआ है, एज आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, आई सॉ अ बलून कैरिंग द पेप्सी एडवर्टीजमेंट फ्लोटिंग इन द एयर, तो ये भी चलेगा। ठीक है जी, चलिए अब आपने ए कर दिया तो बी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो सोल्व वाला है इसमें हमने करके दिखाया हुआ है समझाने के लिए बस। आंसर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैसेज। खैर आप ये समझ गए ना, ये वाला आप समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही हैं।
आंसर नंबर 10 जो है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसमें कोई भी 4 करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 4 विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोलते हैं किसको? सही सही हरफे जार को प्रीपोजिशन बोलते हैं, हरफे जार को। तो सही हरफे जार का इस्तेमाल करके आप जो है इसको, इसमें से किसी भी 4 को कंप्लीट कीजिए। जी, तो इसमें कोई से भी 4, कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, कोई से भी 4 करने हैं। यहां पर आपको कर कर ये दिखाया गया है आंसर 10 का। बाई 4 4 8, सिर्फ 4 करने हैं, 5 को इसलिए काट दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले उसकी तरफ। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले को छोड़ देते हैं अभी। चलिए सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी शुरू होता है यहां से, लिटरेचर का है। पोयम 6 मार्क्स, प्रोज 9 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का। ये सेक्शन डी लिटरेचर जो होता है ये आपके इसके अंदर वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपने बुक के अंदर पढ़े हैं, जो सबक, जो असबाक आपने बुक के अंदर पढ़े हैं। सेक्शन डी लिटरेचर में वो वाले सवालात होते हैं। लड़े नहीं, लड़े नहीं भाई साहब, भाई साहब आगे की तरफ देखें, लड़े नहीं, गुस्सा थूक दें। गलत बात, गलत बात, लड़ाई कर रहे हैं। जी जी आप ही, आप ही। चलिए नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एनी 3 सेंटेंसेस को मुकम्मल कीजिए, कोई से भी 3। क्या सेंटेंस है? द इंडियन वीवर्स आर वीविंग अ गारमेंट विच इज ब्लू इन, इट लुक्स लाइक द विंग्स ऑफ ए blank space, they are weaving it at blank space of day, the garment is the robes of a blank space। ये आपने पढ़ा था जुलाहों वाला सबक, पढ़ा था कि नहीं? जुलाहों वाला एक नज़म आई थी, ओ वीवर्स, वीवर्स बुनने वाले, बुनने वाले जो शादियों का जोड़ा बुनते हैं सुबह के वक्त, और क्या कहते हैं, कफन बुनते हैं, और क्या कहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े बुनते हैं। ऐसे करके आपने एक नज़म नहीं पढ़ी थी? भूल गए? जी, तो उसी लेसन से ये वाला सवाल आपको यहाँ पर जो जो जवाबात आएंगे वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। नंबर 1 इन कलर, नंबर 2 बर्ड, नंबर 3 ब्रेक ऑफ डे, ऐसे करके वहाँ पर सवालात बनेंगे, जवाबात बनेंगे इसके, आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स। 3 सेंटेंसेस की शनाख्त कीजिए सही या गलत के तौर पर। यानी इसमें से कोई भी 3 सेंटेंस सिलेक्ट करके ये बताइए कि यह सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, सही या गलत। When the smallest athlete fell, none of the other athletes even looked at him। जब सबसे छोटा वाला एथलीट गिर गया तो बाकी किसी भी एथलीट ने, खिलाड़ी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या ये सही है या गलत है? 9 गोल्ड मेडल, आपने एक पोएम पढ़ी थी 9 गोल्ड मेडल, उसमें एक दौड़ने वाला होता है और वो गिर जाता है, तो बाकी लोग जो है फिर क्या करते हैं? ये सही है या गलत है? कौन बताएंगे? गलत है जी, फॉल्स है। तो आप लिखेंगे, जब इसको जवाब लिखेंगे तो लिखेंगे आंसर 13, फिर आप सिलेक्ट करेंगे नंबर 1, ऐसे करके आप नंबर 1 लिखेंगे और फिर उसके आगे लिख देंगे फॉल्स, ठीक है ना, इस तरीके से। आंसर 13, नंबर 1 फॉल्स। चलिए दूसरा वाला, अच्छा जी दूसरा क्वेश्चन, द एथलीट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। एथलीट्स तमाम मुल्कों से आए हुए थे, मुल्क भर से आए हुए थे, तमाम मुल्कों से नहीं, मुल्क भर से आए हुए थे। क्या ये सही है या गलत है? सही है, पूरे मुल्क से आए हुए थे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी रोमन में है 2, ट्रू है तो आप लिख देंगे यहाँ पे ट्रू। नंबर 3, द 100 यार्ड रेस हैड 8 विनर्स
as all 8 athletes had reached the finish line together. ये 100 गज की जो रेस हुई थी इसमें 8 जीत गए थे क्योंकि सभी 8 खिलाड़ियों ने फिनिश लाइन को एक साथ मुकम्मल किया था। सही है या गलत है? ये आपकी किताब में आया हुआ है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। 8 नहीं थे वो, 9 थे। सबक का नाम ही क्या था? 9 गोल्ड मेडल। ठीक है जी, तो 9 खिलाड़ी थे, वो 8 नहीं थे। ये गलत है, इसमें 8 लिखा हुआ है ना, तो आप लिखेंगे यहां पर 3 फॉल्स। ठीक है जी, किसी भी 3 को करना था वैसे इसमें से। When the small, लेकिन फिर भी देखते हैं। When the smallest athlete fell, the 8 other runners turned around and went back to help him. ये वाला अगर आप कर रहे हैं, अब ये 4 हैं, 4 में से कोई भी करना। मान लीजिए आपको इसके बारे में कंफ्यूजन, लेकिन इसके बारे में आपको पक्का यकीन है कि ये वाला सही है, गलत है, तो आप इस वाले को छोड़ दें, इस वाले को कर लें। ये वाला ट्रू है वैसे। चलिए आगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज। दिए गए इक़्तिबास को, दिए गए इस इबारत के टुकड़े को पढ़ें। When he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer. But he felt it was not a challenging job for him, so he agreed to help Mr. Tribhuvandas Patel in setting up a milk processing plant. This was how the Amul dairy came into existence in Gujarat. सबक का नाम है Cooperate and Prosper. अब बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ऊपर जो इबारत दी गई है उसकी समझ की बुनियाद पर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए 3 सवालों में से किसी में भी आप खाली जगह को पूर्ण कर। क्या है? पहला, व्हेन डॉक्टर क्रेन रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए ही जॉइंड द गवर्नमेंट डेयरी एट। अब यहां पर आपको अपना जवाब लिखना है। क्या है? डॉक्टर क्रेन जब यूएसए से इंडिया वापस आए तो उन्होंने गवर्नमेंट डेयरी को ज्वाइन किया। एट कहां पर? वो आपको यहां पर लिखना है, और यहां पर लिखा हुआ कहां पर किया उन्होंने? हाँ, तो यहां पर आप लिख देंगे एट आनंद इन गुजरात। ठीक है जी, ऐसे करके आप लिख देंगे। Soon he found that the job was not, जल्द ही उन्हें पता लगा कि जॉब क्या नहीं थी? जॉब वॉज नॉट चैलेंजिंग। ये लफ्ज आया चैलेंजिंग, आप यहां पे लिख देंगे क्या? चैलेंजिंग। यानी उन्हें जल्दी अंदाजा हुआ कि वहां पर जॉब तो उन्होंने ज्वाइन कर ली, लेकिन जॉब में कुछ मतलब चैलेंजिंग चीज थी नहीं, सब आसान काम था। ठीक है जी, और मजा नहीं आ रहा था उन्हें, बच्चों वाला काम आ गया, उसमें कुछ करने को कुछ था ही नहीं। उसमें आओ बैठो और सैलरी मिल गई, ऐसा काम था। दुनिया तो ऐसे ही काम ढूंढती है, आप तो ऐसे ही काम ढूंढेंगे ना फारिग होने के बाद, जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े, बस आपको क्या मिल जाए करे? वक्त पर सैलरी मिल जाए करे, बस। ये तो चाहती है दुनिया। लेकिन डॉक्टर कुरियन जो थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको लगा कि यार ये गवर्नमेंट डेयरी मैंने ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन इसमें कुछ करने को कुछ नहीं है, बस सैलरी मिल रही है। ठीक है जी, तो चैलेंजिंग इनफ, ये सही है। He then agreed to help Mr. Tribhuvandas Patel to set up a। अब देखें यहाँ पर क्या इस इबारत के अंदर क्या सेटअप करने के लिए लिखा हुआ है? ए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, दूध को प्रोसेस करने वाला प्लांट। तो आप यहां पर लिख देंगे सेटअप ए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा जी, नंबर 4, 3 का ही करना है इसमें, तो नंबर 4 को आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, और ये 3 मार्क्स का है। मतलब आप इसको फटाफट करेंगे तो इसमें आप 15 मार्क्स यूं ही निकाल लेंगे, ये आपका पढ़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बिस्मिल्लाह खान रिलीजियसली प्रैक्टिस द शहनाई एंड अटेन्ड परफेक्शन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। द flowing waters of the river Ganga inspired him to improve and invent ragas.
ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. He often played the Shehnai at the Vishwanath temple on the banks of river Ganga. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये लेसन का नाम था। अब आपको क्या करना है, वही है, ऊपर दी गई इबारत की समझ की बुनियाद पर आपको सही या गलत बताना है इसमें से किसी भी 3 सेंटेंस का। नंबर 1, बिस्मिल्लाह खान रिलीजियसली प्रैक्टिस द वायलिन इन ऑर्डर टू अटेन परफेक्शन। क्या ये सही है या गलत है? सही है, गलत है मोहतरम खवातीन और हज़रात? हाँ, सही पकड़े हैं। वायलिन जो है ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन ये अलग होता है। बिस्मिल्लाह खान किस चीज की प्रैक्टिस करते थे? शहनाई की करते थे। तो ये फॉल्स है, गलत है। ठीक है जी, ऐसे ही पकड़ा करते हैं आप एग्जाम में। नंबर 2, द वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इन्वेंट रागास बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। क्या ये सही है, गलत है? यानी गंगा का बहता हुआ पानी बिस्मिल्लाह खान को तहरीक देता था, उभार देता था कि वो ऐसे ऐसे राग इजाद करें जो पहले शहनाई की पहुंच से बाहर समझे जाते थे। क्या ये बात सही है, गलत है? इट्स ट्रू, सही है ये। ठीक है जी, ये वाला फॉल्स है और ये वाला सही है। नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान ऑफन प्लेड द शहनाई एट हनुमान टेम्पल। बिस्मिल्लाह खान अक्सर शहनाई जो है वो कहां बजाया करते थे? हनुमान टेम्पल में बजाया करते थे। क्या ये बात सही है, गलत है? कौन सा टेम्पल था जहां बजाया करते थे? विश्वनाथ टेम्पल। तो ये वाला क्या है? फॉल्स। ठीक है जी, इस तरीके से आप इन सवालों के जवाब लिखेंगे, और जब आप जवाब लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख देंगे ऊपर आंसर 15, 1 का आप जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 का दे रहे हैं तो लिख देंगे 2, 3 का दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख देंगे। तो ये छुट्टी बहुत आसान है, सेकंड्स में, चुटकियों में आप ये सब सवालात कर सकते हैं, एकदम आसान है। चलिए, मैच द कैरेक्टर विद द स्टोरी। ऐसे भी सवाल आएंगे आपको कि आप ये किरदार को उसकी स्टोरी से आप मिलाइए, मैच करिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सोयाबाई, द रिटर्न ऑफ द लायन, अली बख्श, द पैरट हु वुडंट टॉक, बर्ड कैचर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कौन कौन सा किस किस से मिलेगा? हाँ, पहला वाला किससे मिलेगा? सोयाबाई। तो ये सोयाबाई ही है ना? ये नहीं, ये कट क्यों रहा है? ये सोया, हाँ, वैसे सही कह रहे हैं आप, ये वाला जो है द रिटर्न ऑफ द लायन इसी से मिलेगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होगा, आप लिखेंगे आंसर 16, ऐसे लिख दिया। अब आप ए का जवाब दे रहे हैं तो आपने लिख दिया ए। अब आप ए में 1 का जवाब दे रहे हैं तो आपने लिखा 1, और 1 से कौन सा मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है मान लीजिए, तो आप 1 के आगे लिखेंगे ए। इस तरीके से आपका जवाब बनेगा। ये जब आप ये जवाब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? हल अंतुम समझतुम अय्युन्नास जी। तो इस तरीके से आप ये जवाब लिखेंगे। आंसर 16, ए का जवाब दे रहे हैं तो ए आपने लिखा, और फिर उसके बाद 1 का जवाब लिख रहे हैं तो 1 लिखा। 1 का सही जवाब मान लीजिए बी बनता है तो आप यहां पर बी लिखेंगे। 1 का सही जवाब सी बनता है तो सी लिखेंगे। यहां पर ए बनना तो आपने ए लिखा। अली बख्श, ये जो अली बख्श, ये कैरेक्टर, ये किरदार कौन सी कहानी में आया था? तोते वाली कहानी में आया था जो बोलता नहीं था, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाली कहानी में आया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह वाली कहानी में। तो आप लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे आगे आंसर शीट पर, तो खैर आप एक उसमें लिखेंगे, बराबर बराबर लिखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे 2 के आगे लिखेंगे किससे मैच हो रहा है? ये सी से, तो आप लिखेंगे आगे सी। ठीक है, आप चाहे आगे उसके फिर लिख भी सकते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऐसे करके लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे यहाँ पर है। देखिए, ये सोयाबाई है, सोयाबाई का मैच हो रहा है किससे? ए से, द रिटर्न ऑफ द लायन।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आंसर 16 ए लिखा आपने। ए या बी में से एक ही करना है, अगर आप ए कर रहे हैं तो फिर बी नहीं करेंगे। आंसर 16 ए सोयाबाई, सोयाबाई का मैच हो रहा है किससे? ए से, द रिटर्न ऑफ द लायन। नंबर 2 अली बख्श, अली बख्श का मैच हो रहा है किससे? मैच हो रहा है अली बख्श का वैसे इससे मैच हो रहा है, यहां पर गलत है। नंबर 3 अ बर्ड कैचर, इसका मैच हो रहा है किससे? द पैरट हु वुडंट टॉक, इससे। तो इस तरीके से आप उसमें मैच कर सकते हैं, ठीक है ना हज़रत? बस आपको क्या लिखना है? सही नंबर के सामने सही ऑप्शन ए बी सी डी में से जो सही है वो लिखना है। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है और वाला, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो आप ए करेंगे या बी करेंगे। आपने ए कर दिया तो बी की जरूरत नहीं है। यहां पर अगरचे करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से करेंगे। जैसे 1 का मैच हो रहा है बी से, तो बी आप इस तरीके से करके लिख देंगे। चलिए, ये आपका कई सारे इसमें सेक्शन आ गए। रीडिंग का सेक्शन आया, इसके अंदर आपका जनाब आली राइटिंग का सेक्शन आया, इसके अंदर जनाब आली आपका ग्रामर का सेक्शन आया, और इसके अंदर जनाब आली आपका लिटरेचर वाला सेक्शन आया। कई सेक्शन करके पार्ट ए के अंदर आ गए। यही तमाम सेक्शन पार्ट बी में इसी तरीके से आएंगे, लेकिन सवाल मुख्तलिफ होंगे। यही तमाम सेक्शंस जो हैं एक बार फिर से आपके रूबरू होंगे पार्ट बी के अंदर, लेकिन सवालात मुख्तलिफ होंगे। तो अब ये पार्ट बी यहां से शुरू हो रहा है। ये फाइल आपको भेज दी जाएगी ताकि इस फाइल को आप मुताला कर लें, इसको देख लें। मिली आपको वैसे ये फाइल की नहीं? मैं कहूंगा कि ये फाइल आपको भेज दें और आप इसको प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर रख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे एक अंदाज़ा मिलेगा आपको। इसकी बुनियाद पर आप एक आध दो बार 2 4 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, शुरू के 2 4 10 क्वेश्चन आप किसी भी नोटबुक पे आप लिखें, ताकि उससे प्रैक्टिस हो जाए कि भाई लिखना कैसे है। जब ये वक्त नज़ा आएगा हमारे पास तो लिखना किस तरीके से, ठीक है जी। अब यहां से देखें, फिर से सेक्शन, अलग से सेक्शन शुरू हो रहा है। जब भी नया सेक्शन शुरू होगा तो आप क्या करेंगे? उसको हाईलाइट कर देंगे, जो कि यहां पर नहीं हो रहा। फिर नया सेक्शन आएगा, हाईलाइट कर देंगे। अब इसके अंदर वही तमाम चीजें हैं जो आपने पहले वाले सेक्शन में पढ़ ली हैं, पहले वाले पार्ट में पढ़ ली हैं, बस सवालात मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर दिया गया है क्या कि इस पूरी इबारत को पढ़िए और पढ़ने के बाद मुंदरजा झेल सवालात का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे सवालात दिए गए हैं 17 या 18, इनमें से कोई एक करना है आपको। 19 या 20, इसमें से कोई एक करना है आपको। 21 या 22, इसमें से कोई नहीं, यहाँ पे और नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो ये दोनों करने होंगे, ठीक है जी। और उसमें फिर ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप करेंगे। फिर सेक्शन बी, ये राइटिंग का आ गया। इसके अंदर मान लीजिए अब छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि आप के स्कूल में सालाना, जैसे सालाना कोई जलसा वगैरह होता है वो आ रहा है, उसमें म्यूज़िकल ड्रामा पेश किया जाएगा। आप एक ख़त लिखिए डायरेक्ट स्कूल के डायरेक्टर को, दिल्ली स्कूल के डायरेक्टर को, दिल्ली स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा, इनवाइटिंग हिम और हर टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेजन। तो आप किसी को चीफ गेस्ट के लिए बुलाएंगे तो किस तरीके से बुलाएंगे, वो आप एक लेटर लिखें। तो आपको यहाँ पर सैंपल के तौर पर हमने प्रोवाइड किया हुआ है। मान लीजिए ये आपका लेटर यहाँ से शुरू होता है, ऐसे इस तरीके से आप अपना लेटर लिखेंगे। 10 अक्टूबर 2024, द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा 123 आर्ट लेन, एड्रेस हो गया ये न्यू दिल्ली, दिल्ली 11001। डियर मिस्टर शर्मा, I hope this letter finds you well. My name is Sabina and I am the cultural president of Government Senior Secondary School, Raipur. I'm writing to invite you to be the chief guest for our upcoming annual day celebration, which will feature a musical drama performed by our talented students. The event is scheduled for 16th May 2024 at 5 p.m. in our school auditorium. This year, we aim to showcase the rich tapestry of our culture through an engaging performance that highlights both music and drama. We believe your presence would not only honor us but also inspire students and the entire school community. Uske baad, we would be thrilled
to have you share your insights and experience with our audience, as well as your esteemed perspective on the importance of arts in education. Please let us know at your earliest convenience if you would be able to join us. We look forward to the opportunity to welcome you to our school. Thank you for considering our invitation. Warm regards, Sabina, Cultural President, Government Senior Secondary School, Raipur, Chhattisgarh. Contact 9876. इस तरीके से आप सैंपल के तौर पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है, या तो ये करना है या ये करना है। सैंपल में आपको दोनों करके दिखा दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई एक ही करना है। चलिए जी, रीड द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो। नीचे दिए गए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को पढ़िए। अब उसके बाद संगीता हैड टू गो आउट टू मीट हर फ्रेंड, शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर ब्रदर एज संगीता राइट आउट द मैसेज। मान लीजिए कोई कॉन्वर्सेशन है, अब संगीता को जाना पड़ गया, तो और संगीता को अब ये मैसेज जो है लिख कर छोड़ देना है। तो मुख्तसर, बिल्कुल 2 से 3 जुमलों के अंदर आप ये मुख्तसर मैसेज लिख देंगे कि आप जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है? यश, हेलो, may I speak to Sanjeev? Sangeeta, Sanjeev is not at home. I am Sangeeta, his sister. Is there a message for him? Yes, I am Yash, his schoolmate. I called to tell him that today's cricket coaching is cancelled as our coach had a family emergency. The class will now be held on Sunday at the same time. Please inform him. Sangeeta, I will certainly let him know. Yes, thank you. अब इस चीज का एक नोट बनाकर आपको लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नोट दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे आंसर 24 में। Hi Sanjeev, I just wanted to let you know that Yash called while you were out. He informed me that today's cricket coaching session has been cancelled due to our coach having a family emergency. The class will now be held on Sunday at the same time. Please make a note of this change. See you soon, Sangeeta. ऐसे करके आपने जो कॉन्वर्सेशन आपने करी थी, उस कॉन्वर्सेशन को अब एक नोट के अंदर तब्दील करके आपने छोड़ दिया। अगले वाला ये राइटिंग का वो चल रहा है, अगले वाले में आपको एक आर्टिकल लिखने को कहा गया है। देखिएगा क्या है। यू रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ बेबी गर्ल फाउंड अबैंडन्ड नियर द गार्बेज हीप ऑफ ए नियर बाय लोकेलिटी। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक लड़की जो है वो मतरूक पाई गई आपके इलाके में, आपके करीबी इलाके के कचरे के ढेर के पास। You cannot understand why people still consider the girl child a burden on them. आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि लोग अभी भी लड़कियों को अपने ऊपर बोझ क्यों समझते हैं। Write an article for the newspaper on the topic saving the girl child. अब आप इस टॉपिक पर न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखिए। क्या टॉपिक है? सेविंग द गर्ल चाइल्ड। यू आर नवीन और नवीना, आपका नाम नवीन है या नवीना। अगर आप बॉय हैं तो नवीन लिखेंगे, और अगर आप गर्ल हैं तो नवीना लिखेंगे। यू मे यूज द हिंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए हिंट्स का इस्तेमाल करके आप एक आर्टिकल फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक आर्टिकल आपके लिए बना दिया है। मेरे पास टाइम इजाजत नहीं देता कि मैं इसको पूरा पढ़कर बताऊं या एक्सप्लेन करूं। आपको ये फाइल भेज दी जाएगी, आप बराए मेहरबानी इस तरह के फाइल को आप 1-2 बार पढ़ें। अभी काफी दिन है आप लोगों के पास, तो आपको उसका अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले में भी है कि आपको एक टॉपिक दिया गया होगा कि फलां टॉपिक पर आप ये हिंट दिए गए हैं, इन हिंट का इस्तेमाल करके आप आर्टिकल लिखें, जो कि आपको यहाँ पर हमने एक करके दिखा दिया सैंपल के तौर पे। लेकिन ये और वाला है, यानी या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है आपको। जहां भी और रहेगा तो उसमें ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, सिंपल है। जो भी आपका क्वेश्चन है वो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि उससे खुद समझ में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर जवाब दें। सेक्शन सी ग्रामर यहां से शुरू हो रहा है, जैसा कि आपसे डिस्कस किया गया। पार्ट ए के अंदर जितने सेक्शन आए हैं वही तमाम सेक्शन पार्ट बी के अंदर भी आएंगे, और वही, लेकिन क्वेश्चंस उसके अंदर मुख्तलिफ होंगे। अब यहां से तकरीबन वही सब चीजें हैं, कहीं पर फिल इन द ब्लैंक है, ज्यादातर तो इसके अंदर ग्रामर वाले के अंदर फिल इन द ब्लैंक ही होंगे। फिर सेक्शन डी लिटरेचर आ गया। लिटरेचर का मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है अपनी इंग्लिश 202 वाले बुक में। इसके अंदर जो है आमतौर पर हर लेसन के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस हैं, जिसका कि जवाब आपको
इस वाली सोल्व वाली फाइल में दिया गया है। बराए मेहरबानी आप इस फाइल को पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ कर देखें, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। और पैटर्न सबका वही है जो हमने पार्ट ए के अंदर डिस्कस कर लिया है। चलिए इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से फिर एग्ज़ाम वगैरह के बाद, और गालिबन ये हमारी आखिरी क्या कहते हैं, हमारा आखिरी सेशन था। दुआ गो हूँ आप सभी हजरात के लिए कि आप मुमताज़ नंबरात के साथ, नहीं तो कम से कम पासिंग मार्क्स के साथ तो ज़रूर आप अपना एग्ज़ाम जो है वो पास कर लें। और इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आप हजरात से। मेहनत करते रहें।